की बात। महाराष्ट्र की सियासत की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने दावा किया कि 10 जून तक संजय राउत एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की खबरें तेज थी। क्या सही में राउत एनसीपी का दामन थामेंगे? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का बड़ा बयान सामने आया है। उनका दावा है कि 10 जून से पहले संजय राउत एनसीपी में शामिल होंगे। नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 10 जून से पहले संजय राउत एनसीपी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सांप को दूध पिलाया है। राउत बालासाहेब ठाकरे के भी नहीं हो पाए तो उद्धव के क्या होंगे। इससे पहले अब शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। तभी राणे ने इसका जिम्मेदार उद्धव गुट के संजय राउत को ठहराया था। उन्होंने कहा कि राउत लगातार अजित पवार को टारगेट कर रहे थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। राउत की बयानबाजी से गलत मैसेज गया और अब वो ही सब पवार परिवार में भी शुरू हो गया है, जो पिछले दिनों ठाकरे परिवार में हुआ था। राणे का आरोप था कि इसी से राउत की रोजी रोटी चलती है। हालांकि अब शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को लगातार दूसरे दिन बेंगलुरु में मेगा रोड शो करने पहुंचे। इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी 10 किलोमीटर की दूरी तय की। रोड शो में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग भी जुटे थे। क्या रोड शो में जैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है, चुनाव में भी यही माहौल देखने को मिलेगा या फिर पिक्चर अभी बाकी है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को लगातार दूसरे दिन बेंगलुरु में मेगा रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। रोड शो में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए ढोल सहित वाद्य यंत्रों के साथ बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, जिन्होंने 6 मई को लगभग 13 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए शहर में लगभग 26 किलोमीटर का रोड शो भी किया था। पीएम के रोड शो के ध्यान में लेते हुए बेंगलुरु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर रोक लगाने से इनकार किया था। कोर्ट ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि कोई अप्रिय घटना होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे, चाहे वह किसी भी दल के हो। हालांकि यह टिप्पणी आदेश का हिस्सा नहीं थी। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सत्ता में वापसी को बेताब कांग्रेस कई स्तर पर रणनीति तैयार कर रही है। बेंगलुरु के वॉर रूम से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो पर्दे के पीछे कांग्रेस के लिए काम कर रहे 5 नेता कौन है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। कर्नाटक चुनाव प्रचार अभियान अब समाप्ति की ओर है। अब तक आए अधिकांश सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया है। राज्य में वर्तमान में बीएस मुंबई के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। सत्ता में वापसी को बेताब कांग्रेस ने कई स्तर पर रणनीति तैयार कर रही है। बेंगलुरु के वार रूम से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस स्टोरी में पर्दे के पीछे कांग्रेस के लिए काम कर रहे 5 नेताओं की अंदर की बात जानते हैं। शशिकांत सेंथिल, जी परमेश्वर, मल्लन गौड़ा, बसन गौड़ा पाटिल, सुनील कानुगोलू और रणदीप सुरजेवाला। पूर्व आईएएस अधिकारी शशिकांत सेंथिल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के वार रूम प्रभारी है। वार रूम में सेंथिल के सहयोग के लिए कांग्रेस ने सूरज हेगड़े और महरोज खान को तैनात किया है। कर्नाटक में इस बार जी परमेश्वर और उनकी टीम ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी मैनिफेस्टो तैयार किया है। कांग्रेस में लिंगायत समुदाय के कदावर नेता मल्लन गौड़ा बसन गौड़ा पाटिल कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। कांग्रेस के धारदार चुनावी कैंपेन के पीछे पाटिल की रणनीति काम कर रही है। सुनील कानुगोलू अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार है। जीत की रणनीति तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 2020 में केसी वेणुगोपाल की जगह रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस ने कर्नाटक का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया था। रणनीति तैयार करने के साथ ही सुरजेवाला बीजेपी पर सबसे अधिक हमलावर रहते हैं। में कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे के दोस्त अरविंद चौहान के घर और होटल पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। अरविंद चौहान के स्टोन क्रशिंग घर और होटल पर यहां छापेमारी की गई है। अभी तक इनकम टैक्स विभाग ने इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। क्यों अब प्रियंका खड़गे के दोस्त के वहां आईटी की रेड हुई है, क्या है मकसद, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच आयकर विभाग का एक्शन भी जारी है। आयकर विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के सहयोगी अरविंद चौहान के घर पर छापेमारी की है। अरविंद के गुलबर्गा स्थित आवास पर यहां छापा मारा गया। इस दौरान क्या बरामदगी हुई उसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। वहीं हावेरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता चन्ना बासवा के घर पर भी छापा मारा गया। इस छापेमारी पर प्रियांक खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता अरविंद चौहान की स्टोन क्रशिंग यूनिट, होटल और उनके घर पर कल रात आयकर विभाग ने छापेमारी की है। वे बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भाजपा ने बदला लेने के लिए आईटी एजेंसी को खुला छोड़ दिया है। वह चितरपुर से भाजपा के टिकट के दावेदार थे, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रियांक खड़गे ने कहा कि चौहान एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति है, जिनका कोई पिछला आपराधिक या कर चोरी का रिकॉर्ड नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। राजनीति की तो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऐसे समय पर कांग्रेस पर वार किया है जब ममता बनर्जी ने विपक्ष से एक होने की बात कही थी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले विपक्ष बयानों में भी एक नजर नहीं आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मुर्शिदाबाद जिला बंगाल में कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां पार्टी ने हाल ही में उपचुनाव जीते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की ओर से 100 दिन के फंड नहीं भेजे जाने पर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार को इसके लिए खत नहीं लिखा। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि अधीर रंजन कभी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी या शाह पर हमला नहीं करते हैं। बीजेपी भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी कांग्रेस या सीपीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं कहती। ये सभी केवल टीएमसी पर हमला करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के काफिले में एक कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। अभिषेक बनर्जी का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता का आह्वान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।